ये कहानी हॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक है जिन्हें हॉलीवुड की शान कहा जाता है। सबसे बेहतरीन इस फिल्म की स्टोरी है जो आपके माइंड को अंत तक उलझा के रखेगी। इस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इनका नाम सैम और मैरियन होता है। मैरियन सैम से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर सैम मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक अच्छा घर ले सकूं। सैम कहता है कि मैं पहले अच्छा घर लूंगा और उसके बाद मैं शादी करूंगा। मैरियन अब सीधा अपने ऑफिस में आ जाती है। ये एक रियल एस्टेट का ऑफिस होता है। यहाँ पे एक टॉम नाम का आदमी आता है जो कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए घर लेना चाहता हूँ और वो $40,000 मैरियन को पकड़ा देता है। मैरियन का बॉस कहता है कि तुम इन्हें बैंक में जमा करवा दो। मैरियन अपनी साथ वाली लड़की को कहती है कि मैं पैसे बैंक में जमा करवा के सीधा घर चली जाऊंगी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं जाके आराम करूंगी। हम देखते हैं कि मैरियन सीधा अपने घर आ चुकी है। दरअसल मैरियन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो घर आके अपना सामान पैक करती है और कैलिफोर्निया के लिए निकल जाती है। मैरियन खुद फिनिक्स एरिजोना में रहती है जबकि उसका बॉयफ्रेंड कैलिफोर्निया में, इसलिए वो सारे पैसे लेके कैलिफोर्निया के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो यही सोचती है कि वो इन पैसों से अपने लिए एक नया घर खरीदेगी और सैम से शादी कर लेगी। रास्ते में मैरियन को वही बॉस नजर आते हैं जिन्होंने इसको पैसे दिए थे बैंक में रखने के लिए, और वो बॉस भी मैरियन को देख लेते हैं, मगर बॉस को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब मैरियन काफी आगे निकल आई थी और वो रास्ते में एक जगह स्टे भी करती है। अगली सुबह मैरियन को पुलिस वाला उठाता है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है, मगर हम देखते हैं कि मैरियन की शक्ल में कुछ घबराहट सी आ गई है जिसको पुलिस वाला अच्छे तरीके से भांप जाता है। वो उसका लाइसेंस चेक करता है और नंबर प्लेट भी, जो कि एरिजोना की होती है। पुलिस वाले मैरियन को लाइसेंस वापस कर देता है, मगर उसको इस पे शक हो जाता है। अब मैरियन वहाँ से निकल पड़ती है, मगर हम देखते हैं कि पुलिस वाला भी इसके पीछे पीछे आ रहा है। अब वो रास्ते में एक जगह कार्स के शोरूम में रुकती है जहाँ से उसको कार चाहिए होती है। दरअसल वो एक कैलिफोर्निया नंबर की कार को खरीदना चाह रही होती है और साथ ही वो न्यूज़पेपर को भी देखती है। दरअसल वो ये चेक कर रही होती है कि उसकी चोरी की खबर न्यूज़पेपर पे छपी या नहीं छपी, मगर अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ वहाँ पे नहीं छपी थी। वही पुलिस वाला भी गाड़ियों के शोरूम के बाहर आके खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में गाड़ियों का डीलर आ जाता है जो मैरियन से पूछता है कि आपको क्या चाहिए। मैरियन कहती है कि मुझे कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी चाहिए। गाड़ियों का जो डीलर था वो भी इसके चेहरे पे आई हुई घबराहट को अच्छे तरीके से भांप जाता है। वो कहता है कि आपको अपनी गाड़ी के साथ $700 पे करना होंगे, और मैरियन उसको $700 पे कर भी देती है बिना किसी बार्गेनिंग के। गाड़ियों का डीलर समझ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। वो इसको चाबी देता है और मैरियन चाबी लेके वहाँ से निकल पड़ती है। दरअसल इसने कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी इसलिए ली थी कि अगर कोई उसे चेज कर भी रहा हो तो कोई उसे चेज ना कर सके। अब उसी शोरूम में वही पुलिस वाला आता है जो गाड़ियों के डीलर से पूछता है कि इसने क्या किया, और वो सब कुछ बता देता है कि मैंने इससे इतनी ज्यादा रकम मांगी और इसने बिना किसी बार्गेनिंग के मुझे पे भी कर दी, जिससे पुलिस वाले का शक यकीन में बदल जाता है। वहीं पे मैरियन को दिखाया जाता है जो मुसलसल गाड़ी चला चला के बहुत ज्यादा थक चुकी थी। रात भी हो जाती है और उसका बहुत ज्यादा नींद आना शुरू हो जाती है, और दूसरी तरफ मौसम भी बहुत ज्यादा खराब होता है। वो सोचती है कि कहीं पे नाइट स्टे कर ले। तभी उसको एक मोटल दिखता है जिसका नाम बेट्स होता है। वो अपनी गाड़ी पार करके अंदर जाती है और वहाँ के मालिक से पूछती है कि क्या कोई कमरा खाली है कि नहीं। तो वहाँ का मालिक बताता है कि यहाँ पे तो सभी कमरे खाली पड़े हैं, आपको जौन सा रूम चाहिए आप ले लें। वो कहता है कि आप रूम नंबर 1 ले लें, मेरा घर इसी के बिल्कुल पीछे है। अगर आपको कोई चीज चाहिए होगी तो मुझे आवाज देके कह देना। अब होटल का मालिक यानी नॉर्मन बेट्स उसको उसका रूम दिखाता है और साथ ही कहता है कि मैं अपनी मॉम के साथ रहता हूँ और उन्हीं के साथ डिनर करूंगा, अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकती हैं। तभी मैरियन उसको यस कह देती है कि मैं आ जाती हूँ डिनर करने के लिए। अब नॉर्मन के जाने के बाद मैरियन उन पैसों को न्यूज़पेपर पे रख के टेबल के ऊपर रख देती है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। मैरियन पैसे रख के उसी रूम के खिड़की वाली साइड पे आके खड़ी हो जाती है। तभी वो नॉर्मन की और उसकी मॉम के बीच में होने वाली बहस को सुन लेती है। उसकी मॉम कहती है कि यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं आएगी। नॉर्मन उनको समझा रहा होता है मगर उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं जिसको मैरियन सुन लेती है। अब थोड़ी ही देर बाद नॉर्मन उसके लिए सैंडविचेस की प्लेट को लेकर आ जाता है, मगर मैरियन उनको खाने से मना कर देती है। नॉर्मन समझ जाता है कि उसने उसकी मॉम की सब बातों को सुन लिया है। नॉर्मन इस चीज के लिए मैरियन से माफी मांगता है और कहता है कि तुम इस पार्लर में आके खा लो, और वो भी उसके साथ वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि एनिमल्स की बहुत सारी टैक्सीडॉमी की गई है। दरअसल जो जानवर मर जाते हैं उन पे खास किस्म के केमिकल्स को छिड़क के उनको सेव कर लिया जाता है। नॉर्मन बताता है कि ये मेरी हॉबी है और इससे मेरा टाइम बहुत ही अच्छा गुजर भी जाता है। नॉर्मन मैरियन को बताता है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरी सिर्फ मॉम ही है जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है।
लेकिन उनकी दिमागी हालत खराब है, वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। यहाँ पे नॉर्मन मैरियन को बताता है कि बहुत साल पहले मेरे पिता की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद मेरी मॉम का एक लवर बना और वो भी कुछ अरसे बाद गुजर गया, जिसकी वजह से मेरी मॉम की दिमागी हालत बिगड़ गई। मैरियन नॉर्मन से कहती है कि तुम अपनी मॉम को किसी इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं डाल देते, जिसपे नॉर्मन ये कहता है कि तुम्हारा मतलब है पागल खाने। वो ये सुन के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैरियन समझ जाती है कि उसको उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो अपने रूम में वापस चली जाती है। अब उसके रूम में एक तस्वीर भी लगी होती है, जिसे नॉर्मन हटाता है और वहाँ पे एक छोटा सा सुराख होता है। उस सुराख के जरिए वो मैरियन को देख सकता था। मैरियन वहाँ पे कपड़े बदल रही होती है और नॉर्मन ये सब खड़ा बाहर देख रहा होता है। अब मैरियन को यहाँ पे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा होता है। वो कहती है कि मैं ये पैसे कंपनी को वापस कर दूंगी और वो ये भी सोचती है कि मैं यहाँ से सीधा अपने घर ही वापस जाऊंगी। उसके बाद वो शावर लेना शुरू कर देती है, मगर उसको ये महसूस होता है कि कमरे में कोई आया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि एक साया वॉशरूम में आ गया है, जो मैरियन पे अटैक कर देता है। उस साये से ऐसा लगता है कि वो किसी लेडी का साया है और मैरियन की वहीं पे डेथ हो जाती है। अब इस कत्ल के बाद हमें उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जो 2 बार ब्लड ब्लड करके बोलती है। वहीं पे नॉर्मन वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि मैरियन की डेथ हो चुकी है। वो ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो नहीं चाहता कि ये बात किसी को पता चले। मोटेल में वैसे भी मैरियन के अलावा और कोई नहीं था। वो उसकी लाश को उठाता है और उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है और साथ ही साथ उसका सारा सामान भी। वो दोबारा से रूम को चेक करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि वही न्यूज़पेपर टेबल पे पड़ा हुआ है, जिसमें बचे हुए $39,300 थे, मगर उसको नहीं पता होता कि इसमें इतने सारे पैसे हैं। वो न्यूज़पेपर को लाता है और गाड़ी के अंदर डाल देता है। पास ही वहाँ पे दलदल भी होती है। वो दलदल में पूरी गाड़ी को डाल देता है और कुछ ही देर में पूरी गाड़ी दलदल के अंदर समा जाती है। अब इस हादसे को पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था। हम देखते हैं कि मैरियन की बहन उसे ढूंढते ढूंढते उसके बॉयफ्रेंड सैम तक आ पहुंची है। वो उसे पूछती है कि सैम कहाँ पर है, जिस पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे नहीं पता। वो कहती है कि 1 हफ्ता पहले वो फिनिक्स एरिजोना से निकली थी, मगर अब उसका कुछ भी अता पता नहीं है। वहीं पे डिटेक्टिव भी आ जाता है, जो लाइला को बताता है कि तुम्हारी बहन मैरियन $40,000 लेके फरार हो चुकी है। अगर वो $40,000 वापस कर देती है तो उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनेगा, मगर अगर वो वापस नहीं करेगी तो उसके खिलाफ केस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता है कि मैरियन आखिर गई कहाँ। अब वही डिटेक्टिव मैरियन की तलाश में डिफरेंट मोटल्स को चेक करता है। वो देखता है कि मैरियन वहाँ पे है कि नहीं, और ढूंढते ढूंढते वो वहीं तक आ जाता है जहाँ पे मैरियन रुकी थी। अब वो डिटेक्टिव मैरियन की तस्वीर नॉर्मन को दिखाता है और पूछता है कि ये लड़की यहाँ पे आई थी कि नहीं। नॉर्मन तस्वीर देखता भी नहीं और मना कर देता है कि यहाँ पे ऐसी कोई भी लड़की नहीं आई, जिसपे डिटेक्टिव को शक हो जाता है। नॉर्मन डिटेक्टिव को कहता है कि यहाँ पे 2 हफ्ते से कोई भी लड़की नहीं आई। वो वहाँ का रजिस्टर चेक करता है, मगर वहाँ पे एक एंट्री होती है जिसपे मैरी नाम की लड़की की एंट्री थी। वो समझ जाता है कि मैरियन ने यहाँ पे अपना नाम मैरियन नहीं बल्कि मैरी लिखा था। डिटेक्टिव नॉर्मन से कहता है कि यहाँ पे तो एक एंट्री मौजूद है। वो कहता है कि हाँ, 2 हफ्ते पहले एक लड़की आई थी, जिसपे बात करते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलना शुरू हो जाते हैं और डिटेक्टिव समझ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। डिटेक्टिव दोबारा से नॉर्मन को तस्वीर दिखाता है। फिर नॉर्मन कहता है कि हाँ, ये लड़की यहाँ पे आई थी। दरअसल उस वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और इसके बाल काफी भीगे हुए थे, इसलिए मैं पहले इसकी तस्वीर देख के पहचान नहीं पाया। फिर डिटेक्टिव पूछता है कि क्या इसने यहाँ पे आके कोई फोन कॉल किया था या नहीं। नॉर्मन कहता है कि नहीं, इसने कोई भी कॉल नहीं की थी। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम उस रात उसके साथ सोए थे, जिसपे नॉर्मन कहता है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं सोया। फिर डिटेक्टिव पूछता है कि फिर तुम्हें कैसे पता कि उसने फोन कॉल किया था या नहीं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हकलाना भी शुरू हो गया था। नॉर्मन यहाँ पे अपने आप को संभालते हुए बोलता है। वो कहता है कि दरअसल वो बहुत लेट नाइट आई थी और कह रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आई है। वो फौरन से कमरे में चलेगी और अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल गई, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव अब यहाँ से निकलने लगता है, मगर तभी उसको नॉर्मन के घर से एक साया दिखाई देता है। वो पूछता है कि यहाँ पे कौन है। नॉर्मन कहता है कि ये मेरी माँ है। डिटेक्टिव चाहता है कि वो उसकी माँ से कोई बातें वगैरह पूछ ले, मगर वो नॉर्मन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उनकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं, लिहाजा वो किसी से भी नहीं मिल सकती। डिटेक्टिव नॉर्मन से कहता है कि ठीक है, वो अगली बार वारंट के साथ आएगा। तभी वो उसकी बहन लाइला को कॉल कर देता है और कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पे आखिरी बार आई थी। डिटेक्टिव लाइला से कहता है कि मुझे यकीन है कि इसको इसके बारे में जरूर कुछ न कुछ पता है, और ये कह के वो फोन रख देता है। अब वो नॉर्मन के घर आहिस्ता आहिस्ता से जाने लगता है, मगर जब वो सीढ़ियाँ चल रहा होता है तो वही साया इसके सामने आ जाता है और वो डिटेक्टिव का बुरे तरीके से कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ लाइला और सैम, जो कि डिटेक्टिव का इंतजार कर रहे थे और समझ रहे थे कि वो मैरियन की कोई ना कोई खबर लेके जरूर आएगा। काफी देर वेट करने के बाद सैम खुद निकल जाता है मैरियन को ढूंढने के लिए, और वो भी उसी मोटल में आ जाता है, मगर देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है।
सैम उसी दलदल के पास खड़ा होता है जहाँ पे उसने उसकी गाड़ी को डुबोया था। यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि सैम ने अब डिटेक्टिव की गाड़ी को भी डुबो दिया है। अब सैम वहाँ से वापस आ जाता है लाइला के पास। वो कहता है कि मैं वहाँ पे मोटेल में गया था, मगर वहाँ पे तो कोई भी नहीं था और एक घर में उसको एक साया भी दिखा था। उसने काफी देर दरवाजे को नॉक किया, मगर किसी ने भी दरवाजे को नहीं खोला। इसके बाद लाइला और सैम समझ जाते हैं कि उस मोटेल में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। इसलिए वो शहर के शेरिफ के पास जाते हैं और जाके सब कुछ बताते हैं कि शहर में जो बेट्स मोटेल है वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वो शेरिफ को ये भी बताते हैं कि वहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत रहती है, शायद उसकी माँ या फिर बीवी हो, मगर शेरिफ भी उसको पहले से जानता है। वो कहता है कि नहीं, वो उसकी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी माँ की तो 10 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। इसके बाद शेरिफ नॉमन को कॉल करता है और उसे डिटेक्टिव के बारे में पूछता है। नॉमन कहता है कि वो कुछ दिन पहले मैरियन का पूछने के लिए आया था, मगर वो वहाँ से चला गया। अब उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता। शेरिफ भी लाइला और सैम की बातों का यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी माँ की 10 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। इधर हम देखते हैं कि नॉमन की और उसकी माँ की बहस हो रही है। नॉमन कहता है कि तुम्हें अब कुछ दिन के लिए छुपके रहना होगा, क्योंकि पुलिस तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ तक आ जाएगी। अब हम नॉमन को देखते हैं जो अपनी माँ को उठा के नीचे बेसमेंट में छोड़ आता है। दूसरी तरफ हम लाइला और सैम को देखते हैं, जिनको ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि उसके घर में आकर जो लेडी है वो है कौन। अब ये दोनों इसके मोटेल में पहुंच जाते हैं और इससे बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी सैम नॉमन को अपनी बातों में लगा लेता है और लाइला बड़े ही चालाकी से उसके घर में चली जाती है, ये देखने के लिए कि वो लेडी है कौन। मगर लाइला को यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता, ना तो वो लेडी और ना ही कोई और लड़की। दूसरी तरफ हम नॉमन को देखते हैं जो ये समझ आता है कि सैम ने मुझे बातों में लगा दिया है और लाइला इसके घर की तलाशी ले रही है। अब नॉमन सैम के सर पे एक डब्बा मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और फौरन से भागता हुआ अपने घर की तरफ आ जाता है। लाइला भी इसको खिड़की से आता हुआ देख लेती है और जल्दी से जाकर स्टोर में छुप जाती है। तभी लाइला की नजर एक लेडी पे पड़ती है जो चेयर पे बैठी होती है। उनका चेहरा दूसरी साइड पर होता है। वो दूसरी साइड पे जाती है उसका चेहरा देखने के लिए, मगर जब वो उसका चेहरा देखती है तो जोरदार चीख मारती है, क्योंकि वहाँ नॉमन की माँ नहीं बल्कि उसकी लाश पड़ी होती है और जिसने उनको अब तक सेव करके रखा था केमिकल्स के जरिए। जिस तरह पक्षियों के केमिकल्स के जरिए सेव करता था, इसी तरह उसने अपनी माँ के भी डब्बे को इसी तरह सेव किया हुआ था। अब साथ ही पीछे से नॉमन भी आ जाता है, जिसने फीमेल कपड़े पहने हुए थे और साथ ही साथ फीमेल विग भी लगाई हुई थी और उसके हाथ में चाकू भी था। वो जोर जोर से हंस के कहता है कि आई एम नोमा। दरअसल नोमा उसकी मॉम का नाम होता है। अभी वो चाकू लेके आगे बढ़ता ही कि पीछे से सैम आ जाता है, जिससे वो उसको पकड़ लेता है। अब ये दोनों वहाँ से बच के बाहर निकल आते हैं और एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। वो साइकेट्रिस्ट को भी नॉमन के बारे में सब कुछ पता होता है। वो इन दोनों को बताता है कि इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। अब ये साइकेट्रिस्ट इन दोनों को बताता है कि दरअसल इसके पिता की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। उसके बाद से नॉमन अपनी माँ को ही सब कुछ समझने लग गया था। वो ही इसकी दोस्त थी और वही इसका सब कुछ था। मगर इसकी मॉम की लाइफ में एक आदमी आता है, जिसकी वजह से नॉमन बहुत ज्यादा जेलस हुआ था और नॉमन ने इन दोनों को ही जहर दे दिया। और जहर देने के बाद ये जाहिर किया कि इसकी माँ की दिमागी तबीयत ठीक नहीं थी और उसने पहले अपने बॉयफ्रेंड को जहर दिया और बाद में खुद खा लिया और दोनों की ही मौत हो गई। अपनी माँ का कत्ल करने के बाद नॉमन के दिल में गिल्ट पैदा हो जाता है, इसलिए वो अपनी माँ की लाश को चुरा लाया था और अपनी माँ की लाश पे खास किस्म के केमिकल्स को लगा दिया ताकि उसकी लाश खराब ना हो सके। और उसके बाद नॉमन अपना अकेलापन दूर करने के लिए कभी वो नॉमन बन जाता और कभी वो खुद अपनी माँ का रूप ले लेता। और वो जब भी अपनी मॉम की पर्सनैलिटी में आता है तो वो अपनी बेटे की लाइफ में किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए मोटेल में जब भी कोई लड़की आता है तो नॉमन उसका कत्ल कर देता है और अपनी मॉम की पर्सनैलिटी में आके करता है, ताकि ये लगे कि उसकी मॉम ने ये सब किया है। अब पुलिस वालों ने नॉमन को पकड़ लिया था, मगर अब वो मुकम्मल तौर पे अपनी मॉम की पर्सनैलिटी में आ चुका था। वो यही समझता है कि जो कत्ल किए हैं नॉमन ने किए हैं, उसकी माँ ने कोई कत्ल नहीं किए और ना ही उसको इन सब का कोई पछतावा होता है। और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड